नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप भी लोन न भर पाने की समस्या से जूझ रहे हैं, रिकवरी एजेंट का डर सता रहा है, फ़ोन की घंटी बजते ही डर लगने लगता है कि अब बैंक एनबीएफसी वाले धमकाएंगे, पैसा मांगेंगे, किस्त जल्द से जल्द भरने को कहेंगे, तो अब उनसे हम क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे कि ईएमआई भरना मुश्किल हो रहा है। कहीं मेरे फैमिली में ना कॉल कर दें, कहीं मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को ना कॉल कर दें, कहीं उनको मेरी परिस्थिति ना बता दें, मेरे लोन के बारे में ना बता दें, समाज में बेइज्जती ना कर दें, कहीं केस ना हो जाए। क्या एक्शन लेगी बैंक एनबीएफसी, ये पता ही नहीं है। डर मन में लगा रहता है कि आखिरकार होगा तो होगा क्या। आपके भी मन में ये सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपको मन ही मन सता रहे हैं, और आप इन सभी सवालों से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन सवालों से, इन सिचुएशन से बाहर निकला जाए। रोज यूट्यूब, फेसबुक, तरह तरह के सोशल मीडिया पर अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके ही लिए है, और आपके सभी सवालों का जो जवाब है आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी सिचुएशन, परिस्थिति से जूझ रहा है उसको मदद मिल सके। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो ज़रूरत होती है तभी लेते हैं। अगर पैसे की ज़रूरत ना हो तो आप लोन ले ही क्यों। और इसी बात का फ़ायदा ये सब लोन ऐप्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज उठाती हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि ज़रूरत है तभी आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो लोन ऐप्स है ये हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन ऑफर करती हैं। अब ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर और कम समय दे करके आपको ये कंपनीज जो है लोन तो प्रोवाइड करा देती हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है और आप उस समय ना तो ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है या नहीं, कम समय के लिए है, तो आपको उस समय लगता है कि अभी ज़रूरत है, लोन ले लेता है और ईएमआई हम भर देंगे, कैसे ना कैसे हो जाएगा। पर प्रॉब्लम कब आती है, जब आप इंटरेस्ट भरते भरते, ब्याज भरते भरते एक समय ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि हम तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भर रहे हैं, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर जब आप उस परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरा लोन लेते हैं, उस लोन को चुकाने के लिए फिर उस दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लेते हैं, और इसी तरीके से मल्टीपल लोन ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। और फिर जब आप मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस जाते हैं तो आप किसी भी लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं टाइम से, और फंसने के बाद एक समय ऐसा आता है कि इस ब्याज के जाल में फंसकर आप और भी आर्थिक कमज़ोर हो चुके होते हैं। और फिर एक ही रास्ता नज़र आता है कि घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतें देखें या ईएमआई भरें, और फिर ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो ही जाती है। क्या आप भी इन्हीं सब सवालों को लेकर के सोचते रहते हैं और परेशान होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लोन लेने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हाई इंटरेस्ट रेट पे जो ब्याज दे रहे हैं उससे। अगर आपने भी किसी प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन लिया है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड लिया हो, ओडी लिया हो, जिसमें किसी भी प्रकार से कोलेटरली कोई सिक्योरिटी पे कुछ नहीं दिया हो, किसी भी परिस्थिति के चलते, चाहे वो जॉब लॉस हो, चाहे वो बिजनेस लॉस हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, या ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो गई है या आगे डिफॉल्ट होने वाली है, तो अब आपको इन सब चीज़ों से डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के बाद ऐसा कुछ हो जाए कि कॉल्स ही ना आए, रिकवरी एजेंट ही विजिट ना करे, तो बैंक एनबीएफसी रिकवरी करने के लिए कॉल्स कर सकती है। एजेंट या एजेंसी के थ्रू रिकवरी करा सकती है, एजेंट होम विजिट कर सकते हैं। पर अगर कॉल्स पर हैरासमेंट हो रही है, अब्यूसिव तरीके से बात कर रहे हैं, या आपको डरा धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आपको मेंटली हैरास कर रहे हैं, आपको अपमानजनक बातें कर रहे हैं, एजेंट घर पर आकर आपको डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, कई बार मार पिटाई तक भी उतर आते हैं,
और कई बार आपका सामान उठा ले जाने की धमकी देते हैं, कई बार लीगल एक्शन लेने की धमकी देते हैं। तो इस तरीके से आपको रिकवरी एजेंट बहुत परेशान करते हैं। इतने से काम नहीं चलता तो आपके घर की ज़मीन बेचने तक के लिए बोलने लगते हैं कि आपके घर की ज़मीन बेच करके हम लोन रिकवर करेंगे, आपके घर पे हम नोटिस लगा देंगे घर के बाहर। क्या अनसिक्योर लोन में जहाँ पे कोलेटरली आपने कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दी है, तो ऐसे में क्या घर की कुर्की करा देंगे वो? क्या आपके घर के बाहर नोटिस चिपका देंगे वो? अरे अगर नोटिस सर्व करना ही है तो लीगल वे में नोटिस सर्व करेंगे। तो इस तरह की धमकियाँ कई रिकवरी एजेंट जो है हैरासमेंट करने के पर्पज़ से, आपसे रिकवरी करने के पर्पज़ से करते हैं। आपको उनसे भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो किसी तरह के लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये सिर्फ रिकवरी के लिए आपके पास आ सकते हैं। आपको रिकवरी के लिए बोल सकते हैं कि आपकी EMI डिफ़ॉल्ट हो गई है, आप अपनी EMI पे कर दो टाइम से, नहीं तो आपका जो लोन अकाउंट है वो NPA हो जाएगा, आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार कमीशन के लिए भी ये इस तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो इनको आप खुद से भी हैंडल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल पे जाकर के भी वीडियो देख सकते हैं। अब बात है लीगल एक्शन क्या लेगी बैंक NBFC। कितने लोगों की क्वेरी होती है कि EMI नहीं भरे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जेल तो नहीं होगी, क्या लीगल एक्शन ले सकती है बैंक NBFC? अगर लोन नहीं भरे तो डरने की कोई बात तो नहीं है। तो अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं और EMI डिफ़ॉल्ट हो गई है तो बैंक NBFC लोन अकाउंट NPA होने के बाद लीगल एक्शन ले सकती है, रिकवरी सूट फाइल कर सकती है। अब लीगल एक्शन कब और क्या लेगी, ये आपके लोन के एग्रीमेंट और लोन में ECS मैंडेट लगा है या नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। अब ECS लगा है तो ECS बाउंस होने पर बैंक NBFC सेक्शन 25 पासा एक्ट के तहत लीगल एक्शन ले सकता है। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसमें आर्बिट्रेशन भी कर सकता है। जुपिटाइज और कई ODR प्लेटफॉर्म के थ्रू आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करती है। तो आप उसमें भी अगर कंसेंट नहीं है और एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं है और एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसमें अपना ऑब्जेक्शन भी दे सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ साफ अपनी कई जजमेंट्स के थ्रू ये क्लियर कर दिया है कि यूनिलेटरली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर यानी कि एक तरफा चुने गए आर्बिट्रेटर के द्वारा अगर कोई भी अवार्ड पास किया गया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आर्बिट्रेशन में भी बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस है, क्या इसका जवाब देना चाहिए, जवाब दे तो क्या दें, क्या देना ज़रूरी है? तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का कोई भी लीगल नोटिस आता है या कोई भी प्री आर्बिट्रेशन का या फिर कोई भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड नोटिस आता है तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, टाइम से उसका रिप्लाई करें, उसका जवाब दें। अगर आपकी कंसेंट नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्शन दें अपना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन करने का राइट है, तो उस राइट का यूज़ ज़रूर करें। अब अगर हम आर्बिट्रेशन में नहीं जवाब देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर आप आर्बिट्रेशन का जवाब नहीं देते हैं, अपना ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो अवार्ड पास हो जाएगा। कई बार बैंक NBFC इंटरिम ऑर्डर भी पास कर देती है। अगर आप सही समय से अपना रिप्लाई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो इंटरिम ऑर्डर पास हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सही समय पे अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं, अपना ऑब्जेक्शन दें, ताकि इस तरह की परेशानियों से आप निकल पाए। अगर सेक्शन 25 का केस होता है तो आप केस कंटेस्ट कर सकते हैं, सेम डे बेल हो जाती है, इसमें कंपाउंडेबल है आपका। अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपका चाहे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो, चाहे कोई सिविल केस हो, चाहे सेक्शन 25 का कोई भी कोर्ट केस हो, सेटलमेंट आप कर लेते हैं तो आपका जो केस है वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है, आपकी आर्बिट्रेशन वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी कोर्ट केस होता है, आर्बिट्रेशन होता है, तो उसमें भी आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सेटलमेंट करके भी अपने केस को ख़त्म कर सकते हैं, सेटलमेंट करके अपनी लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सेटलमेंट अभी आप नहीं कर सकते, आपके पास फंड नहीं है सेटलमेंट करने के लिए, तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग है उनको समय से आप रिप्लाई करो, रिवर्ट करो। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है तो उसमें अपना ऑब्जेक्शन दो,
अगर सेक्शन 25 का केस है तो उसमें अपना कंटेस्ट करके बेल लेकर के आप केस को कंटेस्ट कर सकते हो, और जब आपके पास फंड हो उस टाइम आप सेटलमेंट करके उसको क्लोज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि और भी इसी तरह की जानकारी मैं आपके सामने लाती रहूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।